हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो? हाँ, देखिएगा, हमने कल अपनी क्लास जहाँ पे छोड़ी थी वो टॉपिक था हमारा किसी भी वस्तु को आवेशन किस प्रकार से करें, आवेशित किस प्रकार से करें। आवेशन की विधियां पढ़ी थी हमने तीन। पहली विधि जो हमने पढ़ी थी घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी विधि जो पढ़ी थी प्रेरण द्वारा आवेशन, तीसरी विधि पढ़ी थी चालन द्वारा आवेशन, जो आपने देखी होगी। तो चालन द्वारा आवेशन के अंदर हमने थोड़ा सा आपको बताया था कि चालक जो है, पदार्थों को चालक के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक सुचालक मतलब चालक, एक कुचालक पदार्थ। तो मैं उसको थोड़ा सा और बता देता हूँ गहराई से। और हमारे ये जो टॉपिक है, जो पदार्थों का चालकों आधार वर्गीकरण है, इसके जो मेन पॉइंट्स हैं वो हमारे फेज के अंदर बहुत अधिक काम में आएंगे। सीनियर क्लास में तो ज्यादा ही और हर क्लास में काम में आएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले चालन के आधार पर पदार्थ के दो प्रकार हैं, सुचालक कंडक्टर और कुचालक नॉन कंडक्टर। कंडक्टर और नॉन कंडक्टर दोनों का ही एक दूसरे का बहुत अधिक महत्व है हमारे दैनिक जीवन में, माने चाहे कैसे मानिएगा। कंडक्टर जितना उपयोगी है उतना ही नॉन कंडक्टर। तो कैसे? तो ये भी हम बता दें कि हमारे यहाँ देखिएगा, सबसे बड़ा उदाहरण दूं, हमारे यहाँ घरों पे बिजली आती है, कहाँ से आती है? जो जहाज पे बिजली का जनरेट किया जाता है, जो हमारे बड़े बड़े जहाँ ट्रांसफार्मर लगे हैं वहां से हमारी बिजली घर पे आती है। तो बिजली किन के माध्यम से आती है? तो आप कहेंगे चालक के माध्यम से। नहीं, चालक तो है ही है, चालक तो तार हुए चालकों के माध्यम से आती है, पर वहां नॉन कंडक्टर नहीं होता तो हमारे घर पे लाइट नहीं आती। वो कैसे? तो आपने देखा होगा कि हमारे जो तार आते हैं घर पे, उनसे पहले बहुत सारे पोल्स बीच में लगे होते हैं उन तारों को आगे भेजने के लिए। और उन पोल्स पर वो पोल भी एक तरीके से कुचालक हैं, और उनके ऊपर लगे हुए आपने देखे होंगे कुछ पदार्थ लगा हुआ, कुछ पदार्थ की वस्तुएं लगी होती हैं, और उस पे तार को लपेटा जाता है, टाइट किया जाता है, और उसके बाद में वो तार आगे जाता है। फिर दोबारा दूसरे पोल पर दोबारा वो वस्तु, विद्युत रोधी पदार्थ की एक वस्तु लगी होती है, जिसके ऊपर से ये तार वापस से यहाँ से इसको टाइट किया जाता है और फिर आगे से आगे बढ़ाया जाता है। तो यहाँ हमारे को आवश्यकता पड़ी, क्योंकि विद्युत रोधी पदार्थ यदि कुचालक पदार्थ नहीं होता तो ये करंट सारा का सारा किस में जा सकता था? पृथ्वी में जा सकता था, और हमारे घर तक लाइट पहुंचना बहुत ही असंभव था। इसलिए हमारे को जितना सुचालक का हमारे महत्व है उतना ही किसका महत्व है? कुचालक का, नॉन कंडक्टर का। तो इस कंडक्टर की प्रॉपर्टीज क्या है, कंडक्टर के गुणधर्म क्या है, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो देखिएगा, चालकों में आवेश का प्रवाह हो सकता है। यदि हम आवेश का प्रवाह कराना चाहें तो कंडक्टर जो हैं, चालक हैं, उनमें आसानी से आवेशों का प्रवाह होता है। हम पढ़ते हैं, विद्युत धारा की परिभाषा पढ़ते हैं, आवेशों के प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। तो आवेश जब प्रवाह होगा चालकों के अंदर, तभी किसका प्रवाह होगा? जब भी क्या बने, धारा का प्रवाह होगा। दूसरा है, आवेश सदैव चालक की सतह पर वितरित होता है। यह सदैव आपको याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है कि आवेश सदैव कहाँ रहता है? चालक की सतह के ऊपर वितरित रहता है। तीसरा है, आवेश की मात्रा या घनत्व है। आवेश की किसी वस्तु पर किस जगह मात्रा कितनी है और उसका घनत्व कितना है, यह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r के समानुपाती होता है। क्यों? देखो, जैसे मान लो कि मैं ऐसी कोई वस्तु बनाता हूं, ऐसी, इसको मैंने, ये कोई चालक है, ये क्या है? कोई कंडक्टर है। इस कंडक्टर को मैंने कुछ चार्ज दिया, पॉजिटिव चार्ज दिया, इसे मान लीजिएगा ऐसे। तो आप देखोगे कि सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जो है वो आपका कहाँ रहेगा? जो नुकीला सिरा है वहां रहेगा। क्योंकि यहाँ की जो वक्रता त्रिज्या है, मैं यदि यहाँ कोई एक वक्र वर्ताकार यदि या गोलाकार मैं यदि कोई शेप खींचूं तो मुझे उसकी वक्रता त्रिज्या मिलेगी, और वो वक्रता त्रिज्या जो है वो इस वक्रता त्रिज्या की अपेक्षा क्या मिलेगी? छोटी मिलेगी। तो जितना r कम होगा उतना ही आवेश की मात्रा या घनत्व का मान क्या होगा? ज्यादा होगा। तो सदैव याद रखना, नुकीले सिरों पर आवेश की मात्रा या आवेश का घनत्व सबसे अधिक होता है।
तो ये तीन चीजें आपको कंडक्टर की प्रॉपर्टीज में आपको याद रखनी है। उसके बाद में मैं बात करूं नॉन कंडक्टर प्रॉपर्टीज की, तो नॉन कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज हैं, नॉन कंडक्टर्स प्रॉपर्टीज, नॉन कंडक्टर की जो प्रॉपर्टीज जो आपकी हैं वो देखिएगा। सबसे पहले चालकों में आवेश का प्रवाह हो सकता है जबकि इनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। पहली बात, इनमें आवेश का प्रवाह नहीं होता है। दूसरा, चालकों में आवेश सदैव चालक की सतह पर वितरित होता है, जबकि कुचालकों में आप कहोगे कि कुचालकों में आवेश का प्रवाह, आवेश जो है वो उसके आयतन में, उसके आयतन में या कहीं अंदर, या अंदर उस बॉडी के या उस वस्तु के या उस पदार्थ के, जो कुचालक पदार्थ है उसके अंदर उपस्थित होता है या वितरित होता है उसके आयतन में। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि आवेश सदैव चालक सतह पर वितरित होता है। इसका मीन्स क्या हो गया कि उसके एरिया पे, उसके एरिया पे वितरित होता है, जबकि यहाँ उसके वॉल्यूम में एक समान रूप से क्या होता है, वितरित होता है। तीसरा, आवेश की मात्रा है घनत्व है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर आवेश की मात्रा जो है वो उस बॉडी में एक समान रूप से क्या हो जाता है, वितरित हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको कुचालक की परिभाषा याद रखनी है कि कुचालक वे पदार्थ हैं जिनमें से आवेशों का प्रवाह नहीं होता है, तथा दूसरा कहोगे जिनमें जिसके अंदर जो आवेश जो है उसके आयतन में एक समान रूप से वितरित होते हैं। तो हमने कल भी बात की थी चालन द्वारा आवेशन। तो देखो चालन द्वारा आवेशन में हमने देखा, चालन द्वारा आवेशन में हमने देखा कि जो आवेश था उसमें भी देखना, आप दोबारा से देखना उसको एक बार। चालन द्वारा आवेशन में ये देखो हमारा कुचालक स्टैंड था, कुचालक स्टैंड था, कुचालक स्टैंड, इसके ऊपर एक गोला हमने यहाँ लगाया, इसको हमें दूसरे गोले के हमने क्या लाए, संपर्क में लेकर आए, समान द्रव्यमान का हम बनाएंगे इसको, ये रहा। जैसे ही हम चालन द्वारा आवेशन करेंगे, इस पे मान लिया पॉजिटिव चार्ज है, इसको इसके संपर्क में लाए तो ये क्या हो जाएगा, इस पे भी चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। यदि ये चालक है तो ये चालक है तो इसके ऊपर चार्ज कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा सतह पर, और इसका ये चार्ज जो है वो इसके पास भी आएगा। तो ये चार्ज किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ये चार्ज आपका इसकी सतह पर भी रहेगा और इसकी सतह पर भी रहेगा, आधा आधा चार्ज एक दूसरे पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो इसका मतलब हमने क्या समझा, चालक की जब बात करेंगे तो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला जाएगा, इनके अंदर चला जाएगा। जबकि कुचालकों को जब आवेश दिया जाता है तो वो आवेश उनके आयतन में एक समान रूप से वितरित हो जाता है। अब देखोगे फ्रेंड्स, आगे की हम बात करते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी। हमने कल भी बात की थी कि ये क्या काम आता है। ये आवेशों के सहसूचन, मतलब आवेशों के मान और आवेशों की प्रकृति ज्ञात करने का एक उपकरण है। कैसे, देखिएगा, ये एक उपकरण स्वर्णपत्र विद्युतदर्शी का उपकरण, जो उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं कि ये एक कांच की बोतल है जिसके ऊपर एक कॉर्क लगा है। ये आपका कॉर्क है, कॉर्क लगा है जिसके माध्यम से इसने किसको सेट कर रखा है, एक धात्विक छड़ को सेट कर रखा है, और धात्विक छड़ के ऊपर धातु की एक डिस्क लगी है, और नीचे यहाँ धात्विक डिस्क के नीचे यहाँ क्या लगी है, सोने की पत्तियां हैं, स्वर्ण पत्थर की स्वर्ण पत्तियां लगी हैं। तो हम क्या देखेंगे यहाँ से, किस प्रकार से हम आवेश की मात्रा को और किस प्रकार से आवेश की प्रकृति को डिफाइन करेंगे। तो देखिएगा, जैसे ही हम किसी आवेशित छड़ को इस डिस्क के पास लेकर आएंगे तो चालन द्वारा क्या होगा, आवेशन। अभी हमने समझाया इस चीज को, चालन द्वारा आवेशन के कारण इसका धनावेश इसके ऊपर आएगा, इसकी सतह पे वितरित होता हुआ, और चालक सोने की पत्तियों के ऊपर वितरित हो जाएगा। जैसे ही सोने की पत्तियों पर ये आवेश आएगा तो दोनों प्लेटों पर, दोनों पत्तियों पर धनात्मक आवेश होने के कारण ये पत्तियां फैल जाएंगी। इसका मतलब पत्तियां कब फैली, जब इस पे दोनों पे कैसा चार्ज आया, धनात्मक। अब दूसरी बात, ऐसा होने के बाद में अब मैं एक दूसरी छड़ यहाँ लेके आता हूँ।
यदि मैं दूसरी छड़ भी धनात्मक आवेश की ही लेकर आता हूं, अब मुझे इसका पता है इस पे धनात्मक आवेश है, यदि मैं दूसरी छड़ भी यदि इसी आवेश के लेकर आता हूं तो ये पत्तियां और फैल जाएगी, क्योंकि इसके ऊपर आवेश और ज्यादा आएगा और धनात्मक धनात्मक आवेशों में सहजातीय आवेशों में प्रतिकर्षण के कारण ये पत्तियां और फैल जाएंगी। तो हम क्या कहेंगे कि भाई यहाँ से जो हम दूसरी छड़ लेकर आए हैं उसके ऊपर भी कैसा चार्ज है, धनात्मक आवेश है या पॉजिटिव चार्ज है। दूसरी बात करें, यदि मैं इसके ऊपर कम चार्ज वाली धनात्मक प्लेट लेके आऊं, कम चार्ज का मतलब उस पर बहुत कम आवेश है तो ये पत्तियां थोड़ी सी फैलेंगी। यदि मैं बहुत अधिक चार्ज वाली पॉजिटिव चार्ज वाली कोई छड़ लेके आता हूं तो ये बहुत ज्यादा फैल जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ हमें इस मात्रा का ज्ञान होगा कि किस प्लेट पर किस छड़ पर ज्यादा आवेश है और किस छड़ पर कम आवेश है, उसकी प्रकृति क्या है। दूसरा, मैं यदि यहाँ नेगेटिव चार्ज की कोई प्लेट लेकर आऊं, यदि मैं यहाँ कोई नेगेटिव चार्ज की कोई प्लेट लेकर आऊंगा तो क्या होगा, नेगेटिव चार्ज की प्लेट जैसे लेकर आया तो ऋणात्मक आवेश यहाँ आएगा और इस धनात्मक आवेश को न्यूट्रल कर देगा, या दोनों मिला के शून्यीकरण की प्रक्रिया अपना लेंगे और ये पत्तियां जो हैं ये पत्तियां फैलेंगी नहीं, जबकि अब क्या करने लग जाएंगी, सिकुड़ने लग जाएंगी, और सिकुड़ने लग जाएंगी तो हम समझ जाएंगे कि इस प्लेट पर आवेश इस प्लेट के आवेश का क्या है, विपरीत है। यदि आपने इस प्लेट को धनात्मक आवेशित मान के लिया है तो 100% इस पे कैसा आवेश है, ऋणात्मक आवेश है। इस प्रकार से हम श्रोणपत्र विद्युतदर्शी की सहायता से किसी प्लेट पर आवेश की मात्रा कम या अधिक है इतने बता सकते हैं, कम है या अधिक है, प्रतिक्षण ज्यादा हो रहा है, ज्यादा है, कम हो रहा है, कम है। यदि सिकुड़ रही हैं इसका मतलब है विपरीत प्रकृति का क्या आ गया है, आवेश आ गया है। तो विपरीत प्रकृति वाली छड़ यदि पास में लाएंगे तो ये धनात्मक आवेश को शून्यीकरण की प्रक्रिया के द्वारा शून्य करके और ये पत्तियों को क्या कर देंगे, सिकोड़ देंगे। अब देखिएगा इसके आगे हम आवेश के मात्रकों की बात करते हैं, आवेश की इकाई क्या है और आवेश के जो विमा है, विमीय सूत्र है वो क्या है, उसके बाद में हम आवेश के गुणधर्मों की बात करेंगे। देखिएगा फ्रेंड्स, आवेश जो है चार्ज जो है आपने 10th क्लास में पढ़ा है, एक बहुत ही चलता फिरता एक सूत्र बन गया आपके लिए मेरे हिसाब से, क्योंकि शुरू से पढ़ते आए हैं कि आवेश प्रवाह की दर को हम क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। वहीं से हम इसके एक ऐसा ही मात्रक की बात करेंगे। सबसे पहले आप जानते हो कि I बराबर Q/T, आवेश प्रवाह की दर को आप विद्युत धारा कहते हैं। यहां से मैं कहूं Q = I × T, तो आप देखते हो I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और T का मात्रक SI पत्ती में क्या होता है, सेकंड का समय का सेकंड। तो इस आवेश का जो मात्रक है वो क्या हो गया, एम्पियर × सेकंड। दिस इज द SI यूनिट, ये क्या है, SI यूनिट। ओके, इसके बाद में एक क्लॉम नामक वैज्ञानिक आए जिन्होंने इन आवेश के इस मात्रक को एक दूसरा नाम दिया, या वो कहें कि अपने नाम पर इस आवेश के मात्रक का क्या नाम कर दिया, कूलॉम, जिसको हम C से व्यक्त करते हैं। ओके, इसके बाद में हम ये कूलॉम जो है ये एक बड़ा मात्रक है, कूलॉम एक क्या है, बड़ा मात्रक है। तो इसके अन्य कई मात्रक हैं, ये बड़ा मात्रक है, कूलॉम जो है वो बड़ा मात्रक है। इसके अन्य मात्रकों की हम जब बात करें, छोटे मात्रकों की, तो नैनो कूलम 10⁻⁹ कूलम, माइक्रो कूलम, ये बहुत काम में आएगा, माइक्रो कूलम 10⁻⁶ कूलम, पिको कूलम 10⁻12 कूलम। इस प्रकार से आपके बहुत सारे छोटे मात्रक आपको मिलेंगे और इनको आपको देखने को सबसे ज्यादा मिलेगा माइक्रो कूलम। इसके बाद में हम बात करें इसके अन्य, ये तो SI पद्धति की बात हुई, मैं बात करूं CGS पद्धति की। तो CGS पद्धति के अंदर आवेश का मात्रक जो है, आवेश का जो मात्रक है या आवेश की जो यूनिट है वो है स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन
फ्रैंकलिन या ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो आवेश का सीजीएस में मात्रक क्या कहोगे, स्टेट कूलम्ब कहें, चाहे फ्रैंकलिन कहें, चाहे इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट कहें, तीनों ही सीजीएस पद्धति में आवेश के मात्रक हैं। अब एक कूलम्ब जो है इसके अंदर 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब होता है। स्टेट कूलम्ब कहूं या ESU कहूं या फ्रैंकलिन कहूं, ये इतना एक कूलम्ब में कितने ESU होती हैं, 3 × 10⁻⁹ स्टेट कूलम्ब या ESU। इसके बाद में हम एक और मात्रक की, अन्य मात्रकों की बात करें तो एक अन्य मात्रक और भी है। अन्य मात्रक एक फैराडे 96,500 कूलम्ब। एक फैराडे का मतलब होता है 96,500 कूलम्ब। हम फेरड नहीं बोलेंगे क्योंकि फेरड धारिता का मात्रक होता है। फेरड जो है वो धारिता, हमने कहा ना लास्ट चैप्टर, हमारा चौथा चैप्टर है, पहली यूनिट का चौथा चैप्टर क्या है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस जो है विद्युत धारिता, उसका मात्रक होता है फेरड। ओके, तो हम फेरड न लेकर हम एक फैराडे की बात कर रहे हैं जो कि 96,500 कूलम्ब के बराबर होता है। और लास्ट में बात कर देता हूं इसके विमीय सूत्र की। विमीय सूत्र किसका, आवेश का। आवेश का विमीय सूत्र, तो आवेश का विमीय सूत्र क्या होगा, तो जब विमीय सूत्र की हम बात करें तो यहीं से हम सदैव याद रखना, यदि आपको किसी भी भौतिक राशि का विमीय सूत्र पूछ ले, ये ज्ञात करना है, तो आपको उससे रिलेटिव कोई ना कोई आपको उसका सूत्र, कोई भी फॉर्मूला याद होना जरूरी है। तो हमें तो सीधा सा फॉर्मूला याद है, I = Q/T, तो हम यहीं से इसका विमीय सूत्र ड्राइव करेंगे। Q = I × T। तो Q का विमीय सूत्र क्या होगा, I का एम्पियर और T का समय का क्या हो जाएगा, T। और धारा का क्या होता है, SI मात्रक में, SI पद्धति में विमीय सूत्र क्या होता है, A। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, m0 द्रव्यमान कुछ नहीं है, L0 T⁻1 A⁻1, और ये क्या हो गया हमारा विमीय सूत्र किसका, चार्ज का। ओके, सिंपल सा है, सारा काम सिंपल सा है, कुछ भी नहीं है। तो आपको याद रखना है इनके मात्रक क्या हैं, छोटे मात्रक क्या हैं, बड़े मात्रक क्या हैं, सीजीएस पद्धति में इसके मात्रक कौन कौन से हैं और इनका विमीय सूत्र क्या है। चलो इतना समझ में आया तो हम आगे चलते हैं, आवेश के गुणधर्मों की बात करते हैं कि चार्ज की प्रॉपर्टीज क्या क्या हैं। किसी बॉडी पे जब चार्ज आता है तो वो किस प्रकार से बिहेव करता है, किस प्रकार से वो जुड़ता है, किस प्रकार से वो संरक्षित रहता है, किस प्रकार से एक बॉडी से दूसरी बॉडी में आवेश का विनिमय होता है, इन सब बातों का हम यहाँ अध्ययन करेंगे। देखिएगा, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, आवेश की गुणधर्म। तो सबसे पहला हम गुणधर्म की बात करें तो आवेशों की योज्यता, आवेशों की योज्यता। आवेशों की योज्यता की जब हम बात करें तो सबसे पहले मैं पहला पॉइंट बता देता हूं कि आवेश जो है वो एक अदिश राशि है। आवेश कैसी राशि है, अदिश राशि है। आवेश अदिश राशि है तो आप समझ गए होंगे, आपने जूनियर क्लास में पढ़ा होगा कि जब कोई भी राशि अदिश राशि होती है तो उसमें उस राशि का जो योग है वो सदैव बीजगणितीय योग होता है। तो यहाँ आवेश अदिश राशि है तथा क्या हो जाएगा, आवेशों का
बीजगणितीय योग होगा, या आवेश बीजगणितीय योग का पालन करते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा कि ये कोई बॉडी है, कोई वस्तु है जिसको मैंने चार्ज दिया क्यों, Q/2, 2Q माइनस 3Q। मैंने कहा इस बॉडी पे टोटल कितना चार्ज है, तो हम कहेंगे कि Q प्लस Q/2 प्लस 2Q माइनस 3Q। 2Q और 3Q, Q/2, देखो Q और 3Q हुआ, 3Q माइनस 3Q तो 0 हो गया, और कितना बचा Q/2। तो इस बॉडी पे चार्ज कितना हुआ Q/2। तो आपको याद रखना है आवेश अदिश राशि है, इसलिए आवेश का जो आवेश बीजगणितीय योग का पालन करेगा। तो बीजगणितीय हिसाब से जो हम पढ़ते आए हैं आज तक, योग करते आए हैं, वैसे ही आपको योग करना है। आपको वेक्टर नहीं लगाना है। यदि आप सदिश राशि है, यदि भौतिक राशि कैसी है, सदिश है, वेक्टर है, तभी हम क्या करेंगे, सदिश योग का पालन करेंगे। दूसरी बात करें आगे, दूसरा जो इसका गुणधर्म है वो है आवेश की निश्चरता। आवेश की निश्चरता का नियम। आवेश की निश्चरता, आवेश की निश्चरता का तात्पर्य यह है कि कोई भी आवेश निर्देश तंत्र पर, किसी भी निर्देश तंत्र पर, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। अर्थात यदि हम Q विराम अवस्था की बात करें या Q गतिशील अवस्था की बात करें किसी फ्रेम में, मतलब हम ये कह सकते हैं किसी निर्देश तंत्र दूसरे निर्देश तंत्र की बात करें, तो इस आवेश Q पे कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। मतलब Q विराम अवस्था, Q गतिशील, दोनों ही कंडीशन में आवेश क्या रहेगा, निश्चल रहेगा। निश्चल का मतलब है उतने का उतना ही रहेगा जितना पहले था। इसका मतलब Q विराम अवस्था बराबर Q गतिशील। तो आपको पता ये याद रखना है कि आवेश सदैव निर्देश तंत्र को फॉलो नहीं करते हैं, चाहे वो गतिशील हो, चाहे वो विराम अवस्था में हो, चाहे वो ट्रेन में बैठा हो, और चाहे वो किसी वस्तु पे यहाँ नीचे धरातल पे हो। वो डिपेंड नहीं करता कि वो एरोप्लेन में उड़ रहा है तो क्या उसका चार्ज ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला है। कोई चार्ज में कोई कमी, कोई अधिकता नहीं होगी। इसे कहते हैं आवेशों की निश्चलता का नियम। जबकि एक बात और मैं बता दूं यहाँ, मास, द्रव्यमान, किसी भी बॉडी का द्रव्यमान जो होता है ना, वो सदैव जरूर डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। क्योंकि वेलोसिटी, जब कोई भी बॉडी मतलब किसी भी वेलोसिटी से गति करती है तो उसका मास जो है वो m = m0/√1 - v²/c² को फॉलो करती है। यह न्यूटन का आपेक्षिकता सिद्धांत होता है, जो आपने थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा लास्ट क्लास में। आपेक्षिकता का सिद्धांत, न्यूटन के आपेक्षिकता के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई वस्तु लगभग v = c वेग से गति करे, मतलब कोई वस्तु का वेग v है, किसी वस्तु का वेग v क्या है, वस्तु का वेग। आपको यदि मेरे हिसाब से थोड़ा देखा नहीं होगा तो मैं आपको थोड़ा ऊपर लिख के बता देता हूं। कोई भी मास गति करेगा तो उसका द्रव्यमान हो जाता है 1 - v²/c²। v वस्तु का वेग, c लाइट का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जो कि आप जानते हो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। m0 उसका विराम अवस्था में द्रव्यमान, m गतिशील अवस्था में द्रव्यमान। यदि मान लीजिएगा v = c हो जाए, यदि प्रकाश के वेग के बराबर किसी वस्तु का वेग हो जाए, तो आपको पता है m बराबर कितना हो जाएगा, m0/0, और ये क्या होता है, इनफिनाइट, द्रव्यमान अनंत हो जाएगा, द्रव्यमान बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो v का वैल्यू यदि c के लगभग बराबर है तो भी द्रव्यमान में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी, द्रव्यमान में वृद्धि होगी। ओके, इसके बाद में देखिएगा, परंतु आपको ये याद रखना है कि ये जो आवेश जो है वो निश्चितता का पालन करते हैं। तीसरा,
आवेश संरक्षण का नियम। तीसरी प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो वह है आवेश संरक्षण का नियम। आवेश संरक्षण का नियम, देखो आवेश जो है उसको हम किसी वस्तु, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं, एक वस्तु से दूसरी वस्तु पे जा सकता है, जबकि उसका कभी भी क्या नहीं होता, वो कभी भी नष्ट नहीं होता। एक प्रकार से ये कह सकते हैं कि न मतलब उसको यदि किसी वस्तु पे हमने उत्पन्न किया है तो अब वो उस आवेश को हमने कहां से उत्पन्न किया है, ये भी हमने किसी वस्तु दूसरी वस्तु से उस पर ट्रांसफर किया है। इसका मतलब है आवेश का स्थानांतरण किया जा सकता है, उसको नष्ट नहीं किया जा सकता। आवेश सदैव क्या रहता है, संरक्षित रहता है। तो हम देखते हैं जैसे हमने पहला पढ़ा घर्षण द्वारा आवेश संचालन की जितनी भी हमने विधियां पढ़ी, सभी विधियों में हमने ये देखा था कि चार्ज जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे क्या हो रहा था, ओनली ट्रांसफर हो रहा था। जितना चार्ज था वो हमें दिखाई दे रहा था कि इतना चार्ज इस पे था, अब इस पे इतना आ गया, इस पे इतना रह गया। इसका मतलब वहां भी चार्ज का क्या नहीं हुआ, नष्ट, चार्ज नष्ट नहीं हुआ। तो हम बात करते हैं और एग्जांपल्स की। घर्षण द्वारा आवेश संचालन की विधियों में हमने पढ़ा, वो भी इसके एक तरह से एग्जांपल्स हो गए हैं। दूसरा मैं कहूं शून्यकरण की प्रक्रिया, शून्यकरण की प्रक्रिया में देखिएगा, जैसा कि हम बात करें इलेक्ट्रॉन और एक बात करें पॉजिट्रॉन। देखो इलेक्ट्रॉन ये तो कहलाएगा इलेक्ट्रॉन, और ये है जिसपे धनात्मक इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश है तो धनात्मक से प्रोटॉन कहते हैं, इसको हम बोलते हैं पॉजिट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाता है, प्रतिकण कहलाता है। इलेक्ट्रॉन का क्या कहलाता है, प्रतिकण, एंटी पार्टिकल होता है। जब ये दोनों प्रक्रिया, जब दोनों रिएक्शन करते हैं तो ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, एक गामा विकिरण, विद्युत चुंबकीय विकिरण को क्या करते हैं, निष्कासित करते हैं, और साथ में ही 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी भी निष्कासित करते हैं। इसे कहते हैं शून्यकरण की प्रक्रिया, क्योंकि इस गामा जो रेज है इसका जो चार्ज है इसके ऊपर, वो चार्ज कितना होता है, 0। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों मिलकर क्या बनाए, एक विद्युत चुंबकीय विकिरण बनाए, परंतु उसके ऊपर चार्ज कितना है, 0। ओके, इसके बाद में इसकी उल्टी रिएक्शन की बात करें जिसे हम कहते हैं युग्म उत्पादन। युग्म उत्पादन। तो जब युग्म उत्पादन की हम जब बात करें तो देखिएगा गामा विकिरण जब हम लेकर आए उसको 1.02 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दे तो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉन और दूसरा क्या बनता है, पॉजिट्रॉन। तो हमने विद्युत चुंबकीय विकिरण के द्वारा हमने किनको बना दिया, हमने इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों के युग्म का उत्पादन कर दिया, इसलिए इसे कहते हैं युग्म उत्पादन प्रक्रिया, और इसे कहते हैं शून्यकरण की प्रक्रिया। और भी हम बता सकते हैं, जैसे हम बात करें किसी रिएक्शन की, जैसा कि 7N14 ये नाइट्रोजन टू हीलियम, जब ये दोनों रिएक्शन करते हैं तो हम क्या क्या बना सकते हैं, जैसा कि आप जानते हो कि हम इससे ऑक्सीजन बना सकते हैं और साथ में हाइड्रोजन हो जाए, एक फ्लोरीन बना दी। फ्लोरीन में क्या होता है, सबसे पहले देखिएगा फ्लोरीन जो है कितने नंबर पे आता है, 9 नंबर पे आता है, 14 और 4 18, इससे फ्लोरीन बना। ओके, उसके बाद में इस फ्लोरीन को भी हम आगे और डिवाइड कर सकते हैं, इसको हमने जैसा कि ऑक्सीजन के अंदर कर दिया, प्लस में हाइड्रोजन निकाल दिया, एक 1H1, तो 8 और 1 9, और एक ही, तो इसको कितना लिख सकते हैं, 1H1। ओके, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे जो रिएक्शन है कि नाइट्रोजन ने हीलियम के साथ क्रिया की, इस पे चार्ज कितना, मैं इलेक्ट्रॉनों की, मैं इसके ऊपर धनात्मक आवेश की बात करूं तो मैं क्या कहूंगा कि 2E चार्ज, इसके ऊपर बात करूं नहीं 7E, इसके ऊपर बात करूं 2E, तो टोटल मिला के चार्ज कितना हो गया, 9E। इस इधर वालों की बात करूं, इसकी बात करूं तो 9E होगा। कितने प्रोटॉन है इसमें, 9, तो 9 प्रोटॉन होंगे। 9 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। टोटली मतलब हम कहें कि सामान्य अवस्था में उदासीन होते हैं, परंतु यहाँ देखने वाली बात यह है कि यहाँ हम ये कह रहे हैं कि चाहे धनावेश देखो चाहे ऋणावेश देखो,
यहाँ जब बात करेंगे चार्ज की तो या तो धनावेशों की बात कर लो या ऋणावेश की बात कर लो। तो हमने धनावेश की बात की, इस पे दोनों पे चार्ज कितना टोटल मिला के 9e, और इस पे कितना आया 9e, इन दोनों पे भी कितना है 8e प्लस e, कितना हो गया 9e। इसका मतलब आवेश क्या है संरक्षित, रिएक्शन से पहले भी आवेश 9e और रिएक्शन के बाद में भी आवेश कितना हुआ 9e। अब हम इससे संबंधित कुछ बातें पढ़ते हैं, आवेश से संबंधित मुख्य और बातें पढ़ते हैं। एक और भी है, मतलब सबसे इंपॉर्टेंट एक इसकी प्रॉपर्टीज रह गई है, वो बताता हूं आपको। आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आवेश के क्वांटीकरण का तात्पर्य यह है कि आवेश का विनिमय हम किस प्रकार से करें। आवेश का वह कौन सा सूक्ष्मतम इकाई है, सूक्ष्मतम रूप है जिसको हम किसी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे मैं कहूँ रुपए के लेन देन करें तो एक रुपया जो आज के टाइम पर है वो एक रुपये पैसे का क्वांटा है। एक रुपया दे, 2 रुपया, 3 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपये, इसका क्या है क्वांटा। उसी प्रकार से हम आवेश को यदि किसी वस्तु पर स्थानांतरित करना चाहें तो हम उसको आवेश किसके पूर्ण गुणज के रूप में देंगे। क्वांटा एक तरीके से यह हो गया कि आवेश का वह सूक्ष्मतम मान जिसका स्थानांतरण, उसके पूर्ण गुणज का स्थानांतरण एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर किया जा सके। तो हम कहें इसके लिए देखो, आवेश का जो क्वांटा है, आवेश का जो क्वांटा है वो है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज है उतना, या तो पॉजिटिव मान लो और चाहे नेगेटिव मान लो, उतना चार्ज हम किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर कर सकते हैं। एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर ट्रांसफर करेंगे आवेश को तो हम किसके पूर्ण रूप में करेंगे, इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के रूप में करेंगे। इसका मतलब ये हो गया कि किसी भी बॉडी पे चार्ज कितना हो सकता है, Q बराबर प्लस माइनस का Ne। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हुआ, या तो प्लस चार्ज होगा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा, या नेगेटिव चार्ज होगा, या तो उस पे प्रोटॉन्स हैं या उस पे क्या है इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ n क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0 हो सकता है, 3, 4, मतलब कोई भी पूर्णांक संख्या हो सकती है। जबकि n क्या नहीं हो सकता, n का मान 1/2, 3/2, 0.2, 2 गुणा 10 की घात -7। निगेटिव घात कभी भी नहीं होनी चाहिए, ये ध्यान रखना है। यदि n का मान निगेटिव घात में है, निगेटिव पावर में है, इसका मतलब ये हो गया कि 100% ऐसा आवेश संभव नहीं है। यदि 10 की पावर प्लस में है तो वही पूर्णांक संख्या होगी। जैसे एग्जांपल 3 × 10⁻², तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 300 कूलम, 300 कूलम। इसका मतलब क्या हुआ, ये पूर्णांक संख्या है, इसका मतलब इसका विनिमय हो सकता है। तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर आवेश का स्थानांतरण एक क्वांटा के द्वारा होता है। उस क्वांटा को हम इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर लिखते हैं और उसकी वैल्यू होती है, आप जानते हो 1.6 × 10⁻19 कूलम। तो न्यूनतम आवेश किसी भी वस्तु पर इतना दिया जा सकता है, या तो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। अब हम दो बातें और पढ़ते हैं आवेश के संदर्भ में। आवेश के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें, आवेश के संदर्भ में कुछ महत्वपूर्ण बातें पढ़ते हैं। देखिएगा, सबसे पहली बात, यदि द्रव्यमान है, यदि कोई द्रव्यमान है तो आवेश रहेगा। द्रव्यमान की उपस्थिति में आवेश रह सकता है, जबकि इसका विपरीत जो है वो सत्य नहीं है कि आवेश द्रव्यमान के बिना रह सकता है, नहीं रह सकता। जब द्रव्यमान की उपस्थिति होगी तभी आवेश होगा, आवेश सदैव द्रव्यमान की उपस्थिति में आएगा। देखिएगा, विपरीत की बात करें, फोटोन की बात करते हैं। फोटोन चार्जलेस भी है और मासलेस भी है, मतलब न तो इसके पास चार्ज है न मास है, तो हम मास नहीं है इसलिए इसके ऊपर क्या नहीं है, चार्ज नहीं है। ठीक है। दूसरा, हम कहें न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन
न्यूट्रॉन। इसके ऊपर चार्ज कितना होता है, ये भी चार्जलेस पार्टिकल है। इसका मतलब है इसके ऊपर, इसमें क्या होता है, इसमें मास होता है। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्यमान जो है उसकी उपस्थिति में आवेश होगा, द्रव्यमान नहीं है तो आवेश भी नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि द्रव्यमान हो फिर आवेश नहीं, यदि उस बॉडी को हमने चार्ज नहीं किया तो उस पर आवेश नहीं होगा। तो इसका मतलब है द्रव्यमान की उपस्थिति में आवेश की उपस्थिति संभव है, बिना द्रव्यमान के आवेश संभव नहीं है। तो आवेश की उपस्थिति द्रव्यमान की उपस्थिति में ही संभव होगी। दूसरी बात, इसके बाद में बात करें तो देखो, दूसरा है कि यदि किसी आवेश को हम गतिशील करें, मैंने कल भी बताया थोड़ा सा, इस क्यों आवेश को हम v बराबर 0 मतलब विराम अवस्था में रखें, विराम अवस्था। तो जब इसको आप विराम अवस्था में रखोगे तो हम क्या देखेंगे कि इसके द्वारा सिर्फ और सिर्फ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। कौन सा क्षेत्र उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र। जब क्यों v बराबर नियत, मतलब नियत वेग से गतिशील होगा, नियत, तो यह इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, विद्युत क्षेत्र, और एक मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र दोनों जनरेट करेगा। तीसरा जो है, क्यों किसी भी वेग से गतिशील है परंतु वो क्या नहीं है, नियत नहीं है। यदि वो कांस्टेंट नहीं है तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड भी उत्पन्न करेगा, और साथ ही साथ वह विद्युत चुंबकीय विकिरण वह इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी उत्पन्न करेगा, विद्युत चुंबकीय विकिरण भी साथ साथ में क्या करेगा, उत्पन्न करेगा। तो यहां आपको याद रखना है, ठीक है। तो हमारे पास में जो प्रॉपर्टीज थी वो हो गई, आवेश के संदर्भ में जो दो मुख्य बातें और थी वो हो गई, और इसके बाद में हम कल इसके सबसे पहले न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। सबसे पहले हम कल आवेश से संबंधित जो भी न्यूमेरिकल होंगे हमारे 2-4 जो भी, उसकी पहले बात करें। उसके बाद में हम कूलॉम्स लॉ पढ़ेंगे, और कूलॉम्स लॉ जो हमारा होगा वो अब तीसरा चैप्टर होगा। तो आप सब अच्छे से पढ़िएगा। जो भी मैंने लिखाया, जो भी मैंने पढ़ाया है उसका मैं पीडीएफ नोट्स की डालने वाला हूँ 2-4 दिन में। आप वहां से भी नोट्स बना सकते हो, या आपके पास में आपकी गाइड है तो आप यहाँ से समझकर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। और यदि कोई भी आपको कहीं समझ में नहीं आता है, यदि कोई भी आपके कंफ्यूजन है इसमें, तो कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। उसका जो भी सॉल्यूशन होगा, जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सही टाइम पे निस्तारण किया जाएगा। थैंक यू।